अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट बर्न, सीने में जलन का एहसास या खुराक की नाली में जलन का एहसास। हार्ट बर्न का हमारे दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हार्ट बर्न इसलिए कहते हैं कि दिल जो है हमारे मिड ऑफ स्टर्नम पाया जाता है और हमारी खुराक की नाली भी जो है वो मिड ऑफ स्टर्नम से गुजरती है। लिहाजा जब खुराक की नाली में जलन पाई जाती है तो इस तरह एहसास होता है कि जैसे हमारे दिल के इर्द गिर्द जो है वो जलन पाई जा रही है। इस वजह से इसको हार्ट बर्न कहते हैं, वरना इससे मुराद जो है वो खुराक की नाली में जलन का पाया जाना या सीने में जलन का पाया जाना, उस हिस्से में जहां से हमारी खुराक की नाली गुजरती है। एक और बात मैं यहाँ पे वाजिया कर दूं कि हार्ट बर्न में और इनडाइजेशन में फर्क होता है। इनडाइजेशन बदहजमी को कहते हैं और ये एक वसी रेंज के लिए बोला जाता है लफ्ज जो है, जिसमें हमारे मैदे के बहुत सारे अवारिद जो हैं आते हैं। लेकिन जो हार्ट बर्न है ये सिर्फ रिलेटेड करता है हमारी खुराक की नाली के साथ, कि जब हमारे स्टमक के एसिड जो हैं वापस हमारी खुराक की नाली में आते हैं और वहां पे जब जलन पाई जाती है या दर्द पाई जाती है तो उसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हार्ट बर्न जो है वो इनडाइजेशन की एक टाइप है। वो इनडाइजेशन नहीं है, वो बदहजमी नहीं है, ये बदहजमी की एक किस्म है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि बदहजमी तो एक वसी रेंज में आ जाती है और उसमें हमारे पास होम्योपैथिक बेशुमार मेडिसिन है जो कि हम मैदे के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ मेरा जो टॉपिक है वो हार्ट बर्न है। खुराक की नाली में जलन का पाया जाना, खुराक की नाली में तेजाबियत का पाया जाना, खुराक की नाली में दर्द का पाया जाना तेजाबियत की वजह से, आज मेरा ये टॉपिक है। ये जो हार्ट बर्न है ये एक बड़ी ही तकलीफदेह हालत है और जिस तरह मैंने आपको कहा ये उस वक्त होती है जब हमारे मैदे के जो एसिड्स हैं वो वापस जो हैं हमारी खुराक की नाली में आ जाते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे मैदे को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है और ये छोटी मोटी बातों से खराब नहीं होता है। ता वक्त है कि आप उसको जिच कर दें हर हवाले से तो फिर जब ये बिगड़ता है तो ये ठीक नहीं होता। यही वजह है कि ये अपनी मजबूती की वजह से या इसके अंदर इस तरह की अल्लाह पाक ने हिफाजती लेयर्स बना रखी हैं कि जो एसिड जूसेस इसके अंदर पाए जाते हैं वो हमारे मैदे को नुकसान नहीं देते। लेकिन हमारी खुराक की नाली में चूंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद नहीं होती, लिहाजा जब ये एसिड जो हैं जूसेस जो हैं रिफ्लेक्स करते हैं, बैक आते हैं खुराक की नाली में, तो बहुत ज्यादा दर्द पैदा करते हैं, बहुत शदीद जलन पैदा करते हैं। आम जुबान में कहूं तो वहां पे एक तरह से मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये तकलीफ और ये जलन का एहसास जो है हमें अपने गले में भी महसूस होता है। जहां से हमारा हलक शुरू होता है, जहां से हमारी खुराक अंदर निगलते हैं हम, वो हिस्सा, उस हिस्से में भी ये तकलीफ पाई जाती है। अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि रात को देर से खाना खाएं और खुराक जो है वो हजम ना हुई हो, तो रात को जब वो सोए हुए होते हैं तो उन्हें साफ तौर पर महसूस होता है कि मैदे में से जूसेस, तेजाबी जो जूसेस हैं वो वापस खुराक की नाली में आते हैं, उनके हलक तक आते हैं, उनके नाक तक आते हैं और वो जलन और वो दर्द जो है डायरेक्ट अपने दिमाग में महसूस करते हैं। और ये बड़ी ही तकलीफदेह हालत होती है जिससे वो फौरी तौर पर उठ के बैठ जाते हैं और काफी देर तक जो है उनकी वो जलन जो है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है और वो इस तकलीफदेह हालत में वक्त गुजारते हैं। ये जो हार्ट बर्न है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक 60 मिलियन, 60 लाख लोग एक महीने में इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि किस कदर ये आम तकलीफ है और कितने ज्यादा लोग जो हैं इससे मुतासिर होते हैं। इसकी एक ही वजह है और वो वजह है खाना, हमारी खुराक, हमारी ग़िज़ा। बहुत ज्यादा खाना, बेवक्त खाना, बार बार खाना, मुरगन ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करना, मसालेदार खाने खाना, बाहर के खाने खाना, शराब पीना, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स आते हैं हमारे उनका इस्तेमाल करना, ओवरवेट होना और लैक ऑफ एक्टिविटी का होना, किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी का ना पाया जाना जो है इस मर्ज को
पैदा करने में या बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। तो आम अल्फाज में आप समझ लीजिए कि जब आपके पास आपका पेशेंट खुराक की नाली में तेजाबियत या जलन के साथ आता है तो मेडिकली हम उसको हार्ट बर्न कहते हैं। मैं यहाँ फिर वादे कर दूं कि मेरा मौजू जो है वो हार्ट बर्न है, इनडाइजेशन के हवाले से मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। लिहाजा आज जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि हार्ट बर्न में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम उनके सिम्टम्स की बुनियाद पर डाइजेशन में भी, इनडाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे के मुख्तलिफ अवारिज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फोकस करूंगी हार्ट बर्न के हवाले से कि हम खुराक की नाली में जलन के लिए किन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और कौन सी मेडिसिन जो है सबसे ज्यादा क्लिनिकली हमें मदद देती हैं। तो खुराक की नाली के जलन में जो सबसे टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल होती हैं क्लिनिकली, जो हमें बहुत ज्यादा फायदा देती हैं, उनमें पहले नंबर के ऊपर जो मेडिसिन है वो कार्बोवेज है। कार्बोवेज खुराक, इसके लिए आपको अगर खुराक की नाली में पेशेंट कह रहा है जलन पाई जा रही है तो आपको दूसरे सिम्टम्स लेने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है कि कार्बोवेज का जो दायरा है वो हमारी खुराक की नाली के ऊपर है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें हमने अपने एब्डोमेन को डिवाइड करके रखा है। जैसे खुराक की नाली जो है वो हमारी कार्बोवेज के दायरे में आती है। हाइपोकॉन्ड्रियाज जो हैं हमने चाइना को दे रखे हैं। अगर हमारी वेस्ट के इर्द गिर्द ब्लोटिंग पाई जाती है तो वो हमने लाइकोपोडियम को दे रखी है। अगर हमारे नेवल के इर्द गिर्द गैस या फारा पाया जाता है तो उसे हमने नक्स वामिका को दे रखा है। तो जो कार्बोवेज है उसका दायरा कार जो है वो ज्यादा जो है वो हमारी ग़िज़ा की नाली ओसोफेगस के ऊपर है। लिहाजा जब कभी भी खुराक की नाली में जलन की प्रॉब्लम आएगी, जब कभी भी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आएगी, तो जो पहली मेडिसिन इस्तेमाल होगी वो कार्बोवेज इस्तेमाल होगी। कार्बोवेज की लेवल की ही हमारे पास एक और मेडिसिन है जो बड़ी ही कामयाबी के साथ हार्ट बर्न में इस्तेमाल की जाती है, वो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक इजाफी सिम्टम पाया जाता है कि अगर पेशेंट अपनी इन तमाम तकलीफ के साथ जो ग़िज़ा की नाली के हवाले से आ रही हैं, आपको एक सिम्टम दे दे कि मेरे पिट ऑफ स्टमक, मैदे के मुंह के ऊपर दर्द पाया जाता है, वो बाकायदा हाथ रखकर आपको कहे कि मेरे यहाँ पे मैदे के मुंह के ऊपर दर्द पाया जाता है, तो वहां जो हमारी मेडिसिन है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम होती है। तो ये दो टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन हैं जिनको हम हार्ट बर्न में कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं, एक कार्बोवेज और दूसरे अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो हार्ट बर्न में इस्तेमाल होती है, जैसे कि लाइकोपोडियम को भी इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर अगर प्याज खाने के बाद या गार्लिक का इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट जो है इस मर्ज में मुब्तला होता है तो वहां हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाते हैं। एंडम क्रूडम उन पेशेंट की दवाई है जो बहुत ज्यादा खाते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से अगर उनको खुराक की नाली में जलन का एहसास पाया जाता है या सीने में जलन का एहसास पाया जाता है तो वहां पर साथ में अगर जबान के ऊपर सफेद रंग की तय चढ़ी हुई आपको मिलती है तो वहां जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो एंडम क्रूडम इस्तेमाल होती है। नक्स वामिका के हवाले से सभी जानते हैं कि नक्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं, ऐसे लोग जो मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जो बाज़ारी खानों का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अगर ये तकलीफ आती है तो हम नक्स वामिका को इस्तेमाल करते हैं। पल्साटीला को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट जो है बहुत ज्यादा बेकरी आइटम का शौकीन हो, केक पेस्ट्री बहुत शौक से खाता हो, बेकरी की बनी हुई तमाम चीजें उसको पसंद हो, फैटी मीट का इस्तेमाल करता हो, चर्बी यानी जिस आपके लीजिए गोश्त में पाई जाती हैं या जिन चीजों में चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करता हो और उसको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आती है तो हम पल्साटीला को इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम फॉस भी हमारी मेडिसिन है जो इसमें तेजाबियत में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि नेट्रम फॉस में तो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही चीज पाई जाती है, वो है खटास का पाया जाना। लिहाजा अगर पेशेंट ये कहे कि उसको खट्टे डिकार आते हैं, उसके मुंह में खट्टा पानी भर आता है, तो वहां जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो नेट्रम फॉस करनी है। नेट्रम कार्ब हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि हार्ट बर्न के लिए इस्तेमाल होती है। ये आमतौर पर उन लोगों में इस्तेमाल होती है जिनको दूध या दूध से बनी हुई चीजें मुवाफिक नहीं आती। हालांकि ये दूध भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूध से बनी हुई चीजें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इनको दूध जो है मुवाफिक नहीं आता।
لہٰذا ایسے پیشنٹ جو دودھ سے تکلیف اٹھاتے ہیں وہاں پر ہم نیٹرم کارب کو استعمال کرتے ہیں. ہماری ایک پولیکریسٹ ریمیڈی ہے، بے تحاشا خوبیوں والی میڈیسن آرسینک ایلبم، آپ اس کو بھی اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک پیشنٹ بے چین بہت زیادہ ہوگا، دوسرا اس کے سینے کی جلن کو جو آرام آتا ہے وہ گرم چیزوں سے آتا ہے یا گرمی سے آتا ہے. تو آرسینک کے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر آپ اس کو ہارٹ برن میں استعمال کر سکتے ہیں. ہماری ایک اور میڈیسن ہے برائنیا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ برائنیا کا ویسے تو میدے کے ساتھ کوئی اتنا خاص لینا دینا نہیں ہے کہ ہم برائنیا کو میدے کے عوارض میں استعمال کریں، لیکن برائنیا میں ایک بڑا ہی کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے کہ میدے کے منہ کے اوپر اس طرح بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے پتھر رکھا ہوا ہے. لہذا یہ ایک سینسیشن جو ہے کہ پیشنٹ کو یوں لگتا ہے کہ میدے کے منہ کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے اور خوراک کی نالی میں جلن پائی جا رہی ہے اور حرکت کرنے سے پیشنٹ تکلیف پا رہا ہے اور آرام کرنے سے اس کو آرام آ رہا ہے، تو وہاں پر آپ برائنیا کو استعمال کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم فاسفورس کو استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی ہم کیلکیریا کارب کو استعمال کرتے ہیں، ہم سلفر کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس ہارٹ برن کے لیے دو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہیں، ایک کاربوویج اور ایک ارجنٹم نائٹریکم. اگر میں میدے کے حوالے سے آؤں تو پھر تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ میں پڑھتی جاؤں میڈیسن کے نام اور وقت گزرتا جائے اور میڈیسن ختم ہونے میں نہ آئے. لیکن میں پھر یہاں بتا دوں کہ میرا ٹاپک ہارٹ برن ہے، انڈائجیشن نہیں ہے، بد ہضمی نہیں ہے. میں میدے کی طرف نہیں جا رہی ہوں، میں میدے کے اوپر والا حصہ جو ہمارا ہے جہاں پہ خوراک کی نالی پائی جا رہی ہے، میں صرف وہاں تک رہ رہی ہوں. اگر میں نیچے آؤں گی تو پھر جس طرح میں نے کہا کہ بے شمار میڈیسن ہے جو آپ میدے کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن خوراک کی نالی میں جلن کے لیے، خوراک کی نالی میں تیزابیت کے لیے، خوراک کی نالی کے حوالے سے آپ کو جو بھی مسائل آ رہے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات پیشنٹ جیسے ہی کھانا کھاتا ہے اس کے خلق میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وقت بے وقت کھانے کی وجہ سے بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا کھا لینا، یہ خوراک جو ہے میدے میں پڑی پڑی گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہے، ہضم ہونے کا نام نہیں لیتی. اگر نارملی خوراک جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں یا 40 منٹ میں ہضم ہوتی ہے، تو جب ڈائجیشن کا عمل سلو ہو جاتا ہے تو یہی ہاضمے کا عمل جو ہے وہ گھنٹوں کے اوپر چلا جاتا ہے. نتیجے کے طور پر خوراک جو میدے میں بڑی بڑی گل سر رہی ہے وہاں سے خمیر اٹھنا شروع ہوتا ہے، ببکے اٹھنا شروع ہوتے ہیں، کھٹے ڈکار آنا شروع ہوتے ہیں، منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ خوراک کی نالی میں جلن جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میڈیسن کے ساتھ اگر آپ اس مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں اپنے پیشنٹ کو پرہیز آپ ضرور بتائیے. اسے کہے کہ اپنی غذا میں سے مرچ مسالہ نکال دے، مرغن غذاؤں کا استعمال کم کر دے، سادہ غذا کے اوپر آ جائے. کھانا اس وقت کھائے جب اس کو بھوک لگے، بے وقت کھانا نہ کھائے، اور اتنا کھائے جتنی اس کو بھوک ہے، تما نہ کرے. اور تھوڑی سی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو اگر بڑھا لے تو وہ اس مرض سے بہت جلد نجات پا جائے گا. یہاں میں آپ کو میڈیسن کی سلیکشن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا رول بتا دوں، چونکہ ہمارے پاس اس میں بہت ساری میڈیسن آتی ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میڈیسن کی سلیکشن کرنا جو ہے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کس میڈیسن کو سلیکٹ کریں. یہ میں صرف رول جو ہے یہ صرف ہارٹ برن کے حوالے سے نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو اوور آل ہومیوپیتھی میں تمام ادویات کے استعمال کے حوالے سے یہ میں رول آپ کو بتا رہی ہوں کہ اول تو ہم ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر دوائی کی سلیکشن کرتے ہیں. سم ٹائم ہم کریکٹرسٹک بنیاد پر کرتے ہیں، کبھی ہم کانسٹیٹیوشنلی کرتے ہیں، کبھی ہم کازیٹیو کی بنیاد پر جو ہے میڈیسن کی سلیکشن کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سامنے 2 4 5 میڈیسن آ جاتی ہیں تو ہم نے میڈیسن کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے. وہاں یاد رکھیے ہمیشہ پولیکریسٹ ریمیڈی کا انتخاب کیجیے. پولیکریسٹ ریمیڈی کو چوز کیجیے اور جو چھوٹی میڈیسن ہے اس کو ایک طرف کر دیجیے. پولیکریسٹ ریمیڈی نہ صرف آپ کا جو مین مرض ہے جس کے لیے آپ استعمال کروا رہے ہیں اس کو فوکس کرے گی، بلکہ آپ کے جسم کے اندر سے چھوٹی موٹی جتنی بھی بیماریاں یا عوارض ہوں گے ان کو بھی کلیئر کر دے گی. تو میڈیسن کی سلیکشن کے لیے جہاں آپ نے ٹوٹیلٹی آف سمٹم کو اہمیت دینی ہے، کریکٹرسٹک سمٹمز کو اہمیت دینی ہے، کانسٹیٹیوشن کو اہمیت دینی ہے، وہاں ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک میڈیسن میں پورے سمٹمز نہیں مل رہے ہیں تو وہاں ہمیشہ آپ میڈیسن کی سلیکشن جو ہے پولیکریسٹ کی طرف کر دیں.
पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज बहुत सारे अवारिस को ऑटोमेटिकली ठीक कर देगी, लेकिन ये तो उस सूरत में है कि जब आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर मेडिसिन की समझ नहीं आ रही या आप मेडिसिन की तलाश नहीं कर पा रहे, तो वहां आपने जो मेडिसिन सेलेक्ट करनी है वो आपने पॉलीक्रेस्ट रेमेडी सेलेक्ट करनी है। और अभी मैंने अब तक जितनी भी मेडिसिन के आपको नाम लिए हैं ये हार्टबर्न के हवाले से, ये ऑलमोस्ट तमाम की तमाम पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हैं। तो आप कार्बोवेज और अर्जेंटम नाइट्रिकम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जब आप इन दो मेडिसिन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इनके आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जान लेंगे, आप इनकी मोडेलिटीज को जान लेंगे, तो आपके लिए हार्टबर्न के जैसे मर्ज को ठीक करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी मदद तो अल्लाह की चाहिए, अल्लाह पाक जिसको चाहे शिफा दे, जिससे चाहे शिफा को रोक ले। कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और शिफा के लिए हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहेंगे। परवरदिगार हमें कामयाबियां अता करे और हमारे मरीजों को शिफाए कामला अता करे। शुक्रिया।